आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं, उसका मुख्य आधार है टॉपर्स की डायरी द्वारा तैयार किया गया एक बेहद खास दस्तावेज, भारत का सांस्कृतिक एटलस, एक संपूर्ण अध्ययन। और ये बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। बिल्कुल है। और आज की इस बहन चर्चा का मिशन ये बिल्कुल नहीं है कि बैठकर बस कुछ राज्यों के नाम और उनकी लोक कलाओं की कोई सूची रट ली जाए। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। एकदम सही। इसके बजाय ये भारतीय संस्कृति के उन 3 मुख्य स्तंभों को डिकोड करने का एक सफर है जो इस पूरे देश को आकार देते हैं। हाँ, दृष्टि, ध्वनि और शारीरिक। हाँ, दृष्टि यानी हमारी लोक कलाएं और चित्रकला, ध्वनि यानी हमारे लोकगीत और संगीत, और अंत में शारीरिक मतलब हमारी पारंपरिक युद्ध कलाएं। और इन तीनों को एक साथ रखकर देखने पर जो बात सबसे पहले स्पष्ट होती है वो ये है कि ये कलाएं, गीत या युद्ध शैलियां हवा में से पैदा नहीं हुई हैं। मतलब ये केवल मनोरंजन या समय बिताने के साधन नहीं है। तो फिर ये क्या है? प्रत्येक शैली, चाहे वो कैनवस पर उकेरी गई हो या युद्ध के मैदान में आजमाई गई हो, अपनी मिट्टी और अपने भूगोल की एक बहुत ही ठोस कहानी कहती है। एक तरह से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कहानी। मतलब इंसान और उसके पर्यावरण का कनेक्शन। बिल्कुल। ये मानव अभिव्यक्ति और उसके आसपास के पर्यावरण का एक बेहद जटिल संबंध है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। और इसी से हम अपने पहले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, दृष्टि यानी विजुअल आर्ट्स, कैनवस से लेकर जमीन तक की कला। हाँ, विजुअल आर्ट्स का फैलाव बहुत बड़ा है। स्रोतों को देखने पर एक बात समझ आती है कि भूगोल ही इंसान के देखने की क्षमता को आकार देता है। अगर हम इस सूची पर नजर डालें तो उत्तर और पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग और उत्तराखंड का एपर्ण। हाँ, और पंजाब की फुलकारी भी है, राजस्थान की फड़ और पिछवाई जैसी कलाएं तो हैं ही। और अगर हम पूर्व और दक्षिण की तरफ बढ़ें तो बिहार का मधुबनी, पश्चिम बंगाल की अल्पना, आंध्र की कलमकारी और तमिलनाडु का तंजोर दिखता है। और ये केवल भौगोलिक फैलाव नहीं है। इन कलाओं में इस्तेमाल होने वाले रंग, आकृतियां और कैनवास का चुनाव सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का मौसम कैसा है। अच्छा। हाँ, मौसम कैसा है और वहां कौन से खनिज या वनस्पतियां आसानी से उपलब्ध हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए इस लंबी सूची को किनारे रखते हैं। मैं एक चीज सोच रही थी, इतनी सारी अलग अलग कलाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे हर राज्य का अपना एक विजुअल फिंगरप्रिंट या भौगोलिक हस्ताक्षर है। भौगोलिक हस्ताक्षर, ये बहुत ही अच्छा शब्द है। मतलब अगर कोई सिर्फ एक पेंटिंग को देख ले तो शायद वो बता सकता है कि वो किस मिट्टी से उपजी है। पर मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इन कलाओं की कोई अपनी शारीरिक रचना या एनाटॉमी भी होती है? एनाटॉमी से आपका मतलब है कि तकनीक? हाँ, जो इन्हें एक दूसरे से इतना अलग बनाती है। आखिर एक कला दूसरी से तकनीकी रूप से अलग कैसे होती है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इन कलाओं की तकनीक उस जगह के पूरे जनजीवन को समेटे हुए होती है। अगर हम कुछ विशिष्ट कलाओं की शारीरिक रचना को करीब से देखें तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। तो कोई उदाहरण लेते हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, खासकर लखनऊ की चिकनकारी का उदाहरण लेते हैं। जो कपड़े पर की जाने वाली कढ़ाई है, मुझे बहुत पसंद है वो। हाँ, लेकिन यह कोई साधारण कढ़ाई नहीं है। ये मलमल या सूती कपड़े पर हाथ की अत्यंत बारीक सुई की कढ़ाई है, जहां अक्सर सफेद कपड़े पर सफेद धागे का ही इस्तेमाल होता है। सफेद पर सफेद? बिल्कुल। यह उस क्षेत्र की नजाकत, वहां के नवाबों के धीमे और ठहराव भरे जीवन और अत्यधिक धैर्य को दर्शाती है। मतलब इसे मशीन से उतनी पूर्णता के साथ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें जो शैडो वर्क या धागे का तनाव होता है वो एक इंसान की उंगलियों की नजाकत से ही आता है। मशीन वो एहसास नहीं ला सकती। अरे वाह! तो ये महज डिजाइन नहीं है, ये एक तरह का ध्यान है। लेकिन अगर हम मैदानी इलाकों से निकलकर पहाड़ों की तरफ जाएं, तो क्या ये एनाटॉमी बदल जाती है? पूरी तरह से बदल जाती है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली की चित्रकला को देखिए। उसमें क्या खास है? कांगड़ा शैली में जो बात सबसे अलग है वो है रंगों का चुनाव। इसमें लाल, पीले और नीले रंगों का बहुत ही विशेष और प्रमुख उपयोग होता है। लाल और पीले रंग, पर पहाड़ तो ठंडे होते हैं। यही तो बात है। अब सोचिए कि पहाड़ का वातावरण कैसा होता है। अक्सर धुंधला, सफेद बर्फीला या हरे भूरे रंग का शांत परिदृश्य। हाँ, एकदम शांत और ठंडा। ऐसे ठंडे और शांत वातावरण में ये प्राथमिक और चमकीले रंग जीवन, ऊर्जा और गर्मी का संचार करते हैं। ये मानव मस्तिष्क की एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है कि वो अपने आसपास के ठंडे भूगोल को गर्म रंगों से संतुलित करें।
अरे यार, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब पहाड़ों की ठंडक को कैनवास की गर्मी से काटा जा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। पर अगर हम बिल्कुल दक्षिण की तरफ जाएं, तो तमिलनाडु की कोलम चित्रकला के बारे में क्या कहा जा सकता है? अक्सर इसे सिर्फ एक सजावटी रंगोली मान लिया जाता है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोलम एक अलग ही दर्शन प्रस्तुत करता है। ये सीधे फर्श पर शुभ ज्यामितीय आकृतियां बनाने की कला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सिंथेटिक रंगों का नहीं, बल्कि चावल और गेहूं के आटे का उपयोग किया जाता है। आटे का? क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो आसानी से मिल जाता है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। कोलम में अनाज का उपयोग करना सिर्फ एक दृश्य कला का निर्माण करना नहीं है, ये प्रकृति के साथ एक दैनिक समझौता है। प्रकृति के साथ समझौता? वो कैसे? जब कोई अपने घर के बाहर आटे से कोलम बनाता है, तो वो असल में चींटियों, छोटे कीड़ों और पक्षियों के लिए भोजन का इंतजाम कर रहा होता है। सच में? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, ये कला के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम को बनाए रखने का एक तरीका है। ये भूगोल, कला और जीवन का एक ऐसा संपूर्ण मेल है जहां इंसान खुद को ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा मानता है। ये सच में अद्भुत है। मतलब कला सिर्फ दीवारों पर टांगने के लिए या आंखों को अच्छी लगने के लिए नहीं है, वो अक्षरिक रूप से जीवन का पोषण कर रही है। एकदम सही। अब विजुअल से आगे बढ़ते हैं। चित्रकला तो एक ठहरी हुई तस्वीर की तरह है, वो एक पल को कैद कर लेती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर चित्रकला भारत का शरीर है, तो लोक गीत उसकी धड़कन है। धड़कन, बहुत खूब कहा। कला जो आंखों को दिखती है, लोकगीत उसी भावना को, उसी मिट्टी की खुशबू को आवाज देते हैं। जब इंसान ने एक जगह ठहराना सीख लिया, तो उसने अपने अनुभवों को स्वर देना शुरू किया, है ना? हाँ, और ये आवाज हर राज्य के भूगोल के हिसाब से बदलती है। भारत के लोकगीत जीवन के हर रस को ध्वनि में पिरोते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में जैसे उत्तराखंड में जोड़ा, न्योली और जागर जैसे गीत हैं। इनकी धुनें अक्सर बहुत लंबी और गूंजने वाली होती हैं। लंबी और गूंजने वाली? अच्छा, ताकि आवाज दूर तक जाए। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंचना होता था। वहीं अगर हम गंगा के मैदानी इलाकों में आएं, वहां तो उत्तर प्रदेश का बिरहा और बिहार का सोहर गाया जाता है। हाँ, और पंजाब में टप्पा और जुगनी है, जिनमें बहुत तेज ऊर्जा होती है। और तटीय इलाकों का संगीत तो बिल्कुल ही अलग महसूस होता है, जैसे कि महाराष्ट्र की लावणी। हाँ, या बंगाल का बाउल और भटियाली गीत, जिनमें नदियों और नावों के सफर की कहानियां होती हैं। सही का। और दक्षिण में केरल का भूता गीता और तमिलनाडु का विल्लू पाट्टू। ये सब सिर्फ अलग अलग भाषाएं नहीं हैं, ये अलग अलग जीवन शैलियां हैं जो संगीत में ढल गई हैं। लेकिन इन सब में से क्या कोई एक ऐसा उदाहरण है जो संगीत की इस पूरी अवधारणा को सिर्फ गाने बजाने से आगे ले जाता हो? बिल्कुल है। अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से जोड़कर देखें, तो पूर्वोत्तर में असम का एक विशेष लोकनाट्य है जिसे अंकिया नाट कहा जाता है। अंकिया नाट? हाँ, इसका आविष्कार 15वीं-16वीं सदी में प्रसिद्ध संत शंकर देव जी ने किया था। अब अंकिया नाट कोई साधारण लोकगीत नहीं है जिसे बस बैठकर गा लिया जाए। यह एक संपूर्ण पारंपरिक नाट्य कला है। संपूर्ण नाट्य कला से आपका मतलब क्या है? मतलब इसमें केवल गायन नहीं है, इसमें नृत्य, संवाद, विशेष रूप से तैयार किए गए वाद्ययंत्र, मुखौटे और एक गहरी आध्यात्मिक कहानी शामिल है। अरे वाह, ये तो पूरा एक थिएटर हो गया। बिल्कुल। शंकर देव जी ने इसका उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने के लिए किया। ये एक ऐसा मंच था जहां संगीत, कहानी कहने की कला और अध्यात्म आपस में मिल जाते थे। ये दिखाता है कि कैसे एक धुन एक पूरे समाज के ढांचे को बांधने का काम कर सकती है। एकदम। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पुराने समय में लोकगीत या ऐसे लोक नाट्य सिर्फ खाली समय बिताने या मनोरंजन के लिए होते थे। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन जब अंकिया नाट जैसे संपूर्ण नाट्य या बिहार में जन्म के समय गाए जाने वाले सोहर के को देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ गीत नहीं थे, ये उस समय का इंटरनेट थे। इंटरनेट? हाँ, या कह लीजिए उस समय का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट थे, जो पीढ़ियों तक महत्वपूर्ण कहानियां, सामाजिक नियम और इतिहास पहुंचाते थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये लोकगीत उस समय का डेटा स्टोरेज थे? ये एक बेहद सटीक विश्लेषण है।
प्राचीन समाजों में मानवीय स्मृति ही सबसे बड़ी हार्ड ड्राइव हुआ करती थी। बिल्कुल। और किसी भी जानकारी को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसे लय और धुन में बांध देना। मानव मस्तिष्क एक नीरस गद्य की तुलना में एक कविता या गीत को बहुत जल्दी याद कर लेता है। हाँ, और लंबे समय तक सुरक्षित भी रखता है। जैसे आज भी हमें बचपन की कविताएं याद रहती हैं। बिल्कुल। इसलिए चाहे वो खेती करने का सही समय हो, मॉनसून के आने का इंतजार हो, किसी महान योद्धा की कहानी हो या जीवन जीने का दर्शन हो, इन सबको गीतों के रूप में एनकोड कर दिया जाता था, ताकि वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना किसी डेटा लॉस के ट्रांसफर हो सके। एकदम सही। बंगाल के बाउल गायक सिर्फ गा नहीं रहे हैं, वे दर्शन शास्त्र का एक पूरा का पूरा पुस्तकालय एक गांव से दूसरे गांव तक अपने कंठ में लेकर जा रहे हैं। क्या बात है। श्रुति और स्मृति की ये तकनीक कमाल की है। अब तक ये स्पष्ट हो गया कि कैसे कला के माध्यम से दृश्य सहेजे गए और गीतों के माध्यम से ज्ञान और भावनाएं सहेजी गईं। लेकिन एक तीसरा और बहुत अहम पहलू भी है। जब संस्कृति, जमीन और मान्यताओं की रक्षा की बात आती है, तो शरीर खुद एक हथियार और कला का सबसे उन्नत रूप बन जाता है, जिसे हम पारंपरिक युद्ध कलाएं या मार्शल आर्ट्स कहते हैं। भारत का सांस्कृतिक एटलस एक बहुत ही विस्तृत तुलनात्मक मैट्रिक्स या कॉम्बैट मैट्रिक्स प्रस्तुत करता है। हाँ, मैंने वो कॉम्बैट मैट्रिक्स देखा है। अगर इस मैट्रिक्स को डिकोड किया जाए तो ये मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। हाँ, दस्तावेज में इसका जो वर्गीकरण है वो काफी विस्तृत है। पहली श्रेणी है शस्त्र आधारित युद्ध कलाएं, जहां हथियारों का उपयोग होता है, जैसे कि पंजाब का गतका है, और बिहार का परिखंडा, तमिलनाडु का सिलंबम जहां लाठी का अद्भुत इस्तेमाल होता है, और मणिपुर का थांगता। बिल्कुल। और दूसरी श्रेणी निहत्थे या मल्ल युद्ध की है, जहां शरीर ही हथियार है। इसमें उत्तर प्रदेश का मुष्टि युद्ध और मिजोरम की इम्बुआई कुश्ती कला शामिल है। और तीसरी श्रेणी है चपलता और कौशल यानी एजिलिटी पर आधारित कलाएं। इसमें मध्य प्रदेश का मल्लखंब, केरल का कलिलारी पयट्टू और जम्मू कश्मीर का स्क्वैश शामिल है। इस कॉम्बैट मैट्रिक्स को देखने से एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या ये युद्ध कलाएं केवल हिंसा, विरोधियों को पीटने या सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित हैं? मुझे तो यही लगता था। अगर हम इन कलाओं के मूल में जाएं तो सच्चाई इससे काफी अलग है। भारत की युद्ध कलाएं केवल हिंसा का प्रदर्शन नहीं है। अच्छा। ये शारीरिक अनुशासन, अध्यात्म और क्षेत्रीय इतिहास का चरम प्रदर्शन है। रुको, यहाँ मुझे थोड़ा संशय है। मतलब तलवार, भाले और लाठियां तो विशुद्ध रूप से हिंसा और लड़ाई के लिए ही बने हैं ना? हाँ, हथियार तो लड़ाई के लिए ही होते हैं। फिर एक तलवारबाजी की कला जैसे पंजाब का गतका या मणिपुर का थांगता अध्यात्म या शांति से कैसे जुड़ सकती है? इसका मुख्य काम तो सामने वाले को हराना ही है ना? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। हथियारों का उपयोग निश्चित रूप से युद्ध के लिए होता था, लेकिन इन कलाओं को सीखने की प्रक्रिया हिंसा पर नहीं बल्कि नियंत्रण पर आधारित है। नियंत्रण पर? वो कैसे? इसे ऐसे समझते हैं, एक योद्धा का सबसे बड़ा गुण उसकी आक्रामकता नहीं बल्कि उसका ठहराव होता है। बिना ठहराव के एक हथियार चलाने वाला व्यक्ति अपने लिए ही खतरा बन सकता है। ओहो, मतलब ऊर्जा को दिशा देना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और इसे बिना हथियारों वाली चपलता आधारित कलाओं में और भी बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के मल्लखंब को ही लीजिए, जो वो लकड़ी के खंभे पे करते। हाँ, एक चिकने लकड़ी के खंभे पर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए शरीर को अलग अलग मुद्राओं में संतुलित करना, ये केवल बाहुबल का प्रदर्शन नहीं है। तो और क्या है? यह व्यक्ति के शरीर और गुरुत्वाकर्षण के बीच का एक गहरा संवाद है। इसमें शरीर के हर एक स्नायु, हर एक नस का परीक्षण होता है। यह मन की एकाग्रता की पराकाष्ठा है। और केरल के कलारीपयट्टू के बारे में क्या? उसे तो दुनिया की सबसे पुरानी युद्ध कलाओं में से एक माना जाता है। कलारीपयट्टू इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कलारीपयट्टू सीखने वाले को केवल वार करना नहीं सिखाया जाता। इस कला का गहरा संबंध आयुर्वेद और योग से है। आयुर्वेद और मार्शल आर्ट्स एक साथ? हाँ, एक कलारी योद्धा को शरीर के मर्म स्थानों यानी वाइटल प्रेशर पॉइंट्स का ज्ञान होना अनिवार्य है। शायद इसलिए ताकि वो दुश्मन पर घातक प्रहार कर सके। केवल इसलिए नहीं, ये ज्ञान इसलिए भी है कि वो चोटिल होने पर खुद का या दूसरों का इलाज भी कर सके। अरे वाह! जो हाथ चोट पहुंचाना जानता है, वही हाथ मरहम लगाना भी जानता है। यहाँ श्वास का नियंत्रण और ध्यान युद्ध की तकनीक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यार, ये सुनना सच में आंखें खोलने वाला है। आज के समय में दुनिया जिसे मिक्स मार्शल आर्ट्स या MMA
कहती है, या फिर जो आजकल के जटिल फिटनेस रूटीन है जिन्हें लोग अक्सर कोई आधुनिक पश्चिमी आविष्कार मान लेते हैं? हाँ, लोग ऐसा ही मानते हैं। असल में समग्र फिटनेस, बायोमैकेनिक्स और आध्यात्मिक अनुशासन का ये पूरा विज्ञान भारत के अलग अलग कोनों में सदियों से मौजूद है। कलारीपयट्टू या मल्लखम सिर्फ जिम में जाकर पसीना बहाने जैसा नहीं था, वो एक तरह से इंसान के नर्वस सिस्टम को ट्यून करने की प्रक्रिया थी। एकदम सही। ये कलाएं सिखाती थीं कि शरीर केवल एक मांस का पुतला नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा साधन है जिसके जरिए इंसान अपनी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखें, हमने अभी तक उत्तर की बर्फीली वादियों में कांगड़ा के रंगों से लेकर दक्षिण में चींटियों को खिलाए जाने वाले कुल्लम तक की बात की। हाँ। हमने पहाड़ों में गूंजते जागर गीतों से लेकर असम के संपूर्ण नाट्य अंकिया नाटक का सफर तय किया। और फिर हमने मल्लखम के गुरुत्वाकर्षण और कलारीपट्टू के आयुर्वेदिक विज्ञान को समझा। बहुत बड़ा सफर। इतनी सारी अलग अलग कलाएं, इतनी विविध धुनें और इतनी सारी युद्ध शैलियां, ये सब अपने अपने भूगोल में इतनी गहराई से रची बसी हैं कि ऐसा लगता है जैसे हर राज्य अपने आप में एक अलग देश हो। तो ये सब मिलकर आखिरकार किस चीज का निर्माण करते हैं? यही वो बिंदु है जहां इस पूरे सांस्कृतिक एटलस का सबसे बड़ा निष्कर्ष छिपा है। इन सभी अनगिनत लोक कलाओं, सुरीले लोक गीतों और वीर युद्ध कलाओं ने अपनी तमाम क्षेत्रीय विविधताओं और अलग-अलग इतिहासों के बावजूद मिलकर जिस एक पहचान का निर्माण किया है, उसका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि तिरंगा महज एक राजनैतिक या भौगोलिक प्रतीक नहीं है? बिल्कुल नहीं। दस्तावेज के अंतिम हिस्से में इस बात का बहुत ही खूबसूरती से जिक्र है। जब पिंगली वेंकैया जी ने वर्ष 1921 में इस राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, तो वो केवल रंगों को एक साथ नहीं रख रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे? ये ध्वज एक कैनवस बन गया जिसने भारत की संपूर्ण कला, संस्कृति और शौर्य को एक धागे में पिरो दिया। ये सच में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला विचार है। मतलब इस चर्चा को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि इस एटलस को समझने के बाद भारत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। भारत को केवल इतिहास की किताबों के पन्ने पलटकर या किसी 2D नक्शे को देखकर नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए इंसान को इसकी कलाओं के रंगों को देखना होगा, इसके लोक गीतों के पीछे छिपे प्राचीन इंटरनेट की डेटा को डिकोड करना होगा। हाँ, और इसकी युद्ध कलाओं के शारीरिक अनुशासन को महसूस करना होगा। एग्जैक्टली। दृष्टि, ध्वनि और शारीरिक अभिव्यक्ति के इन 3 पैमानों के बिना भारत की कोई भी तस्वीर हमेशा अधूरी ही रहेगी। यह एक बहुत ही परिपक्व नजरिया है, क्योंकि अंततः भूगोल केवल जमीन की पैमाइश नहीं है। ये उन लोगों से बनता है जो उस जमीन पर रहते हैं, जो उससे रंग उधार लेते हैं, जो उस पर धुनें रचते हैं और जो अपने शरीर से उसकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले एक विचार है जो यहाँ छोड़ना जरूरी लगता है। वो क्या है? जब पिंगली वेंकैया जी ने 1921 में तिरंगा डिजाइन किया होगा, तो वो अनजाने में ही सही इन हजारों रंगीन कलाओं, अलग अलग धुनों और क्षेत्रीय युद्ध कलाओं को एक साथ पिरोने का एक शाश्वत प्रतीक बना रहे थे। सही बात है। तो जरा सोचने वाली बात यह है कि आज जब भी वो तिरंगा हवा में लहराते हुए नजर आता है, तो क्या उस एक झंडे के पीछे मौजूद कांगड़ा चित्रकला के चटक रंगों को, असम के अंकिया नाट की गूंजती ध्वनियों को और कलारीपयट्टू के अडिग अनुशासन को महसूस किया जा सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? क्या उस खादी के कपड़े में बुना हुआ पूरा भारत दिखाई देता है? श्रोताओं के लिए यह सोचने का विषय है कि अगली बार जब भी तिरंगा नजर के सामने फहराए, तो केवल उसके 3 रंगों को नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल उसके पार देखना चाहिए। हाँ, उसमें छिपे भारत के इस पूरे सांस्कृतिक एटलस को, उन लाखों कलाओं और आवाजों को देखने और सुनने की कोशिश करनी चाहिए। शायद तब एक बिल्कुल नया और बेहद गहरा भारत दिखाई दे।